कल जो दो टॉपिक लिए थे उसमें क्या था, एक था अपना ये मूलांक और दूसरा था भाग्यांक। ठीक है। तो मूलांक बेसिकली क्या होता है, मूलांक को हम कहते हैं रूट नंबर बोल सकते हो, साइकिक नंबर बोल सकते हो, या फिर आप उसको ड्राइवर नंबर बोल सकते हो। मूलांक क्यों कहा जाता है? बिकॉज मूलांक का मतलब होता है मूल अंक। मूल अंक मतलब बेस नंबर। आपका जो भी मूल अंक रहेगा दैट इज बेस नंबर, या जिसको हम कहते हैं बर्थ डेट। डेट मीन्स नॉट पूरी डेट, सिर्फ डेट जो भी 1 से 31 के बीच की रहती है वो डेट। तो मूलांक बेसिकली कैलकुलेशंस क्या होते हैं, जैसे कोई भी एग्जांपल के लिए अगर हम डेट ले लेंगे, समझो एक डेट ये ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे 13/5/1980। अब 13/5/1980 है ना, इसमें क्या है बेसिकली तीन पार्ट से डेट के। आपका डेट, मंथ और ईयर, ये तीन पार्ट होते हैं इसके। मूलांक बेसिकली किसको अपने को समझना होता है कि मूलांक क्या होता है। मूलांक होता है ये 13 नंबर जो है दिस इज डेट। तो डेट जो रहेगा ये आपका रहेगा मूलांक। मूलांक मीन्स आपका साइकिल नंबर भी बोल सकते हैं उसको, या तो मूलांक या साइकिल नंबर, आप इस तरह से भी इसको बात कर सकते हैं कि ये मूलांक है या साइकिल नंबर है। या कोई इसको ड्राइवर नंबर भी बोलता है, कोई इसको बेस नंबर बोलेगा। ऐसे अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। बट ज्यादा करके अपना हिंदी में हम जो वैदिक में बात करते हैं इंडिया में, हम पहले मूलांक बोलते हैं। बहुत से लोग साइकिल नंबर बोलते हैं, आपको मेरी बुक में भी साइकिल नंबर ही मिलेगा। ड्राइवर नंबर, बेस नंबर कम लोग बोलते हैं बट ये तीन नाम आपको कंटिन्यू सुनने को मिलेंगे। ठीक है। तो अब ये जो है मूलांक, मूलांक बेसिकली किस तरह से काम करता है, अगर आपको मूलांक निकालना है तो ये जो 13 नंबर है 13 नंबर मूलांक है। ठीक है। लेकिन जब कैलकुलेशन की बात करेंगे तो ये 13 को हमको क्या होता है न्यूमरोलॉजी में, कोई भी नंबर एक डिजिट पे लाना पड़ता है, सिंगल डिजिट पे। यहाँ पर हो सकता है कि 1 और 3 दो नंबर है, कंपाउंड नंबर से 30 नंबर, तो इसको हमको करना पड़ता है इस तरह से 1+3, इसको सिंगल डिजिट में 4 लेके आना पड़ता है। तो यहाँ पर एक्चुअल मूलांक ये है। जब भी हम कैलकुलेशन की बात करेंगे हम इसको मूलांक गिनेंगे। ठीक है। ये 4 नंबर जो है ये मूलांक है, 13 मूलांक नहीं है, 4 मूलांक है जब कैलकुलेशन की बात करेंगे तो, है ना। सेकेंडली हम बात करेंगे भाग्यांक की। तो भाग्यांक क्या होता है, भाग्यांक इज दिस नंबर, टोटल ऑफ दिस नंबर, जो हमारा एंटायर डेस्टिनी, एंटायर लाइफ का पाथ जो है वो डिसाइड करता है, दैट इज भाग्यांक। उसके लिए ये पूरी डेट जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ क्या करना होगा हमको, जैसे हमने मूलांक में ये दो डिजिट्स का टोटल किया था, भाग्यांक में ये सब डिजिट्स का टोटल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जाके ये हो जाएगा 1+3+5+1+9+8, इस तरह से होगा। जीरो मैंने इसलिए लिया है बिकॉज हम लोग न्यूमरोलॉजी में 1 से लेके 9 तक की बात करते हैं, जीरो को हम यहाँ पर काउंट नहीं करते हैं, इसके लिए जीरो हम नहीं लेंगे कैलकुलेशन में। इस तरह से लिखेंगे। अब इसकी जो टोटल आएगी 1+3 4, 4+5 9, 10, 19, 19 और 8 कितना होता है 27। तो यहाँ पर 27 आएगा। अब 27 अगेन ये एक कंपाउंड नंबर है, ये सिंगल नहीं है, दो डिजिट से। तो दो डिजिट से होंगे तो क्या होगा यहाँ पर, इसको हमको करना पड़ेगा 2+7, तो ये इसका आएगा 9। सो दिस इज भाग्यांक। जब कोई व्यक्ति होगा जिसका ये डेट ऑफ बर्थ है तो ये डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 3 और 1 4 उसका मूलांक होगा, और भाग्यांक आएगा 9 नंबर। तो ये दो नंबर्स आपको मिल गए हैं कैलकुलेशन के लिए। ठीक है ना। इसके आगे हम चलेंगे नेम नंबर पर। तो नेम नंबर बेसिकली क्या होता है, नेम नंबर होता है नाम का नंबर होता है, बेसिकली नाम होता है। एक नाम किसी का, एक उसको आइडेंटिटी डिफाइन करता है। तो जब उसको नाम को बार बार कहा जाता है तो उसके वाइब्रेशंस उसको हिट करते हैं, उसके वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसीज उसको इफेक्ट करती है।
अगर वो फ्रीक्वेंसीज उसकी डेट ऑफ बर्थ के साथ में मैच नहीं करेगी मीन्स कॉम्पेटिबल नहीं रहेगी, तब जाके उसको कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। बिकॉज अगर सेम फ्रीक्वेंसी रहेगी तो एक लाइन में काम करती है, और अगर वो डिफरेंट रहने के बाद में वो एक अलाइनमेंट में काम नहीं करेगी, प्रॉपर चैनलाइज नहीं होगी, और वो फिर आपको, जो भी क्लाइंट है, उसको प्रॉब्लम्स दे सकती है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी होती है कि किसी भी तरीके से हमें अपनी फ्रीक्वेंसीज को अलाइन करके चलना पड़ता है। ठीक है। अब फ्रीक्वेंसीज की बात अगर हम करते हैं अलाइनमेंट की, तो हम कब कर पाएंगे, जब हमें नेम नंबर जो है हमारे अल्फाबेट्स हैं उसके बारे में हमें पता होगा कि वो अल्फाबेट्स की वैल्यूज क्या है। हम अल्फाबेट से कैसे डेट ऑफ बर्थ को अलाइन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वेदर इट इज कॉम्पेटिबल और नॉट। ये हम कैसे कर सकते हैं, वो मैं थोड़ा सा आपको नेम नंबर के बारे में समझा देता हूँ, देन अगेन उसके बाद में हम लोग कैलकुलेशंस देखेंगे कैसे देखा जाता है। नेम नंबर बेसिकली क्या होता है, तीन पार्ट में होता है। अगर हम तीन पार्ट की बात करेंगे तो पहला पार्ट होगा आपका नाम, दूसरा होगा मिडल नेम, मिडल नेम में कुछ भी हो सकता है, फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, कुछ भी हो सकता है, एंड थर्ड जो होता है वो हमारा होता है सरनेम। तो ये तीन पार्ट बेसिकली हमारे होते हैं, ये नाम के कंटेंट्स तीन पार्ट्स होते हैं, इसमें डिवाइड होता है। ठीक है ना। नाम जो है वो आपकी पर्सनैलिटी दिखाता है। कौन सी पर्सनैलिटी, किस तरह से दिखाता है, जो लोग देखते हैं, मीन्स इट रिप्रेजेंट्स योर पर्सनैलिटी एज परसीव्ड बाय अदर्स। जो लोग देखते हैं, लोग समझते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी वो दिखाता है। तो जितना फेवरेबल नेम नंबर होगा, उतनी अच्छी अपनी आइडेंटिटी, उतनी आइडेंटिटी लोगों के नजर में बनेगी, फेवरेबल अगर रहा तो। ठीक है ना। नाम क्या दिखाएगा, वो दिखाता है कि एनवायरनमेंट और अपॉर्चुनिटीज आपको कौन सी मिल सकती है, कौन सी मिलनी चाहिए, किस तरह के एनवायरनमेंट में आप रहेंगे, एंड कौन जो काम है आप जो कंप्लीट करते हैं कोई भी काम, तो वो कंप्लीट करने के लिए आप अपने पोटेंशियल्स को कैसे यूज करते हैं। ठीक है। अब हमने बात करी थी कि तीन पार्ट के बारे में नाम की, तो तीन पार्ट कैसे होते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। फर्स्ट नेम क्या रहता है, फर्स्ट नेम रिप्रेजेंट करता है आपका पर्सनल साइड ऑफ नेचर, आपकी इंडिविजुअलिटी, आप खुद क्या है, आपका नेचर क्या है, सब कुछ सिंगल इंडिविजुअल के बारे में बताता है। मिडिल नेम या सेकंड नेम हम जिसको बात करेंगे, वो क्या दिखाता है, वो आपकी रिजर्व्ड एनर्जीज दिखाता है, जो बहुत जरूरी होगा, एकदम एट द टाइम ऑफ नेसेसिटी वो एनर्जीज अपना रोल प्ले करती है, तो वो एनर्जीज दिखाता है सेकंड नेम। थर्ड नेम क्या दिखाता है, अच्छा थर्ड नेम को मतलब फैमिली नेम भी कहा जाता है, जो हमारा सरनेम होता है उसे फैमिली नेम भी कहा जाता है। वो दिखाता है आपके हेरिडिटरी जो इन्फ्लुएंसेस है वो दिखाता है, मतलब ऐसी कोई बातें, ऐसे कुछ काम जो आप करते हो, आपकी पर्सनैलिटी, ये जो आपके घर के सारे मेंबर्स में कुछ कॉमन होगी, वो दिखाएगा आपके परिवार, क्योंकि ये जो सरनेम है ये अपने वंशों से आ रहा है, हमारे पीढ़ियों से चला आ रहा है सरनेम। तो ये वहां की जो एक लिगेसी है, जो हेरिडिटी है, वो कैरी फॉरवर्ड करके आ रहा है। तो ये कॉमन फैक्टर्स होते हैं जो घर के लगभग हर मेंबर में कुछ ना कुछ देखने को मिलेंगे, तो ये वो चीज दिखाता है। जो अपना नेम नंबर होता है उसके जो तीन पार्ट्स होते हैं, वो तीनों पार्ट्स के इफेक्ट्स अलग अलग हैं, बट तीनों पार्ट को हमको अलग अलग तरीके से देखना है। सबके नंबर्स जो हैं वो देखने हैं कि अपने हार्मनी में है या नहीं है, या फिर कॉम्पेटिबल है या नहीं है। बट अगेन जब हम फाइनल डिसीजन लेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पूरे नाम की टोटल, पूरे नाम की टोटल, तीनों नाम मिला के जो टोटल आती है उसकी टोटल कितनी होती है, और वो जो नंबर निकल के आता है दैट इज एक्चुअली योर नेम नंबर, और वही नेम नंबर आपके कैलकुलेशंस में काम आता है। ठीक है। तो ये इस तरह से नेम नंबर की बात करेंगे, तो नेम नंबर इन्फ्लुएंस कैसे करता है एक व्यक्ति को, वो दिखाता है। अच्छा, इसमें ऐसा होता है कि आजकल आजकल तो क्या शुरू से चला आ रहा है कि महिलाएं जो रहती है उनकी शादी होने के बाद उनका सरनेम चेंज हो जाता है। तो जब चेंज हो जाता है सरनेम तो कैसे होता है,
शादी के पहले का नाम और सरनेम जब वो यूज करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर नेम नंबर आता है, और वो कॉम्पेटिबल है या नहीं है वो हमें पता पड़ता है। उसके बाद में जब शादी हो जाती है, शादी होने के बाद हस्बैंड का नाम मिडल में आ गया एंड सरनेम चेंज हो गया। वो आने से आपको ये पता पड़ता है कि अब हमारी फ्रीक्वेंसीज कैसे चेंज हो रही है, वेदर इट इज कॉम्पेटिबल विथ अवर डेट ऑफ बर्थ और नॉट। तो फिर वहां पर हमें वापस से करेक्शंस करने की जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है जरूरत ना भी पड़े अगर वो फेवरेबल है तो, लेकिन अगर कॉम्पेटिबल नहीं है, अनफेवरेबल है, तो हमें उसको करेक्शंस करने की जरूरत भी पड़ सकती है। तो ये महिलाओं के केस में बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज आपको ये करेक्शंस करने पड़ते हैं, है ना। अब हम लोग चलेंगे कि प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि नेम नंबर के लिए हम बार बार जो बोलते हैं कि भाई नेम नंबर है, अब ऐसे देखा जाए तो अल्फाबेट्स है। अल्फाबेट्स को हम कैसे अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन करेंगे? तो कोई टेक्निक तो उसकी भी होगी, कोई तरीका तो होगा उसका भी। तो एक बहुत सिंपल मेथड है, एक्चुअली अभी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा जब मैं उसको लिखूंगा तब, बट इट इज वेरी सिंपल टू मेमोराइज। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे से उसे समझ सकते हैं। ठीक है। अभी मैं एक चार्ट बनाऊंगा, उस चार्ट में सबसे पहले ये बताऊंगा आपको कि ए से लेके जेड तक हर अल्फाबेट को कौन सा नंबर डेजिग्नेटेड है, या आप उल्टा समझ लीजिए कि हर नंबर को कौन, या हर प्लैनेट को कौन से नंबर्स डेजिग्नेटेड है। ठीक है। अभी हम लोग उसकी तरफ चलते हैं। मैं यहां से नंबर्स लिखता हूँ, 1 2 3 4। ठीक है, ये नंबर्स लिखे हैं। अब इस नंबर्स के नीचे मैं बताऊंगा कि किस तरह से अल्फाबेट्स को इनको अलाइन किया जाता है। 1 है, 1 के नीचे क्या आएगा? 1 किन अल्फाबेट्स के लिए आता है? 1 आएगा ए, ठीक है, आई, जे, क्यू और वाई। ये जो 5 अल्फाबेट्स है इसके लिए नंबर 1 डेजिग्नेटेड है। जहां भी हम ये अल्फाबेट्स देखेंगे, इट मींस इट इज नंबर 1। ए नंबर 1 है, आई 1 है, जे की वैल्यू 1 है, के क्यू की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये हो गए आपके 1 नंबर वाले अल्फाबेट्स। जब हम 2 की बात करेंगे, 2 की बात करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर आएगा बी, के और आर। बी की वैल्यू 2 है, के की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू 2 है। ये तीनों अल्फाबेट्स जो है इनकी वैल्यू 2 है। जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें जैसे ही आर दिखेगा हम वहां पर रुक जाएंगे कि आर क्या है, आर का मतलब होता है 2। इस तरह से आएगा। ठीक है। अभी वापिस से हम चलते हैं इसके ऊपर, 3। तो 3 के लिए क्या आ जाएगा? अगेन 3 की वैल्यू क्या बनेगी? 3 के लिए जो अल्फाबेट्स आएंगे वो क्या आएंगे? सी, जी, एल, एस। ये 3 के लिए आते हैं। सी की वैल्यू 3 है, जी की वैल्यू 3 है, एल की वैल्यू 3 है, एस की वैल्यू 3 है। तो ये चारों की वैल्यू जो है वो 3 आएगी। इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू 3 है। 4 की अगर बात करेंगे तो 4 जो है डी, एम, टी। ये तीन अल्फाबेट्स जो है डी, एम एंड टी, ये 4 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में अगेन 5 की वैल्यू ई, एच, एन, एक्स। ई, एच, एन, एक्स, ये जो चार अल्फाबेट्स है ये अलाइंड है 5 नंबर को। तो 5 नंबर के लिए ई, एच, एन, एक्स ये चार अल्फाबेट्स है। ठीक है। अब उसके बाद 6 की बात करेंगे तो 6 जो है, 6 के नंबर्स कौन कौन से आएंगे? यू, वी, डब्ल्यू। ये तीन अल्फाबेट्स जो है ये 6 नंबर के लिए आते हैं। ठीक है। 7 नंबर के लिए आएंगे ओ,
जेड, ये दो अल्फाबेट्स आएंगे 7 नंबर के लिए। एंड लास्ट 8 नंबर के लिए आएंगे एफ पी। एफ और पी आपके 8 नंबर के लिए आएंगे। अब इसके अंदर आपको थोड़ा एक कंफ्यूजन हो सकता है कि हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि 1 to 9 नंबर्स की बात कर रहे हैं, कैलकुलेशंस हम 1 to 9 समझ रहे हैं, प्लैनेट्स भी हमने 1 to 9 देख लिए, सब कुछ हमने बराबर देखा। बट यहाँ पर आपके 26 अल्फाबेट्स पूरे आ गए हैं एंड 1 to 8 के बीच में, हमने 9 नंबर गिना ही नहीं है यहाँ पर। यही कैल्डियन मेथड ऑफ न्यूमरोलॉजी है। कैल्डियन मेथड और पाइथागोरन में यही डिफरेंस है। ये जो चार्ट मैंने बनाया है, दिस चार्ट इज कॉल्ड कैल्डियन मेथड ऑफ न्यूमरोलॉजी का नेम नंबर चार्ट है ये। ठीक है, यहाँ पर आपको सीरीज में खाली ABCDE, ये 5 ही अल्फाबेट सीरीज में आते हैं, 1 2 3 4 5 बस, बाकी कहीं भी सीरीज में नहीं आएंगे। इसको याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप इसको ये पूरा एक साथ याद करने की कोशिश मत करना, एक साथ याद करने की कोशिश मत करना, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगा। आप इसको स्ट्रेट इस तरह से बाइफरकेट कर लो। आप इस तरह से बाइफरकेट कर लो इसको, बहुत सिंपल तरीका है। एक दिन में एक लाइन याद कर लो। 1 क्या है, AIJQY, इस तरह से याद कर लो। 2 है BKR, 3 है CGLS, 4 क्या है DMT, 5 EHNX, 6 UVW, 7 OZ, 8 FP। बस ऐसे याद करो। जब आपको पहला अल्फाबेट याद हो जाएगा ना, ABCDEUOF, ये याद हो गया तो आपको नीचे की सीरीज अपने आप याद आएगी। जैसे ही 4 आएगा याद करो 4 क्या है, D है, हाँ DMT, इस तरह से याद होगा। ठीक है ना, तो ये तरीके से आप याद करो, बहुत सिंपल तरीका है, टाइम लगेगा। 8 अल्फाबेट्स 8 नंबर्स है, 8 दिन का टाइम लो, सब याद कर लो, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, अब ये जो चार्ट हो गया, ये चार्ट हो गया है आपका चैल्डियन मेथड का चार्ट। अभी आपको मैं एक सिंपल एक बार खाली दिखा देता हूँ पाइथागोरन मेथड का चार्ट कैसे रहता है। पाइथागोरन मेथड का जो चार्ट रहेगा वो ऐसा रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यहाँ पर 9 नंबर्स रहेंगे पाइथागोरन चार्ट में। ठीक है, अब पाइथागोरन चार्ट में 9 नंबर्स रहेंगे तो अल्फाबेट कैसे आएंगे, यहाँ पर ABCDE, ये इनका चार्ट, ये इनका चार्ट है, ये एकदम सीरीज में है। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ऊपर 1 2 3 4 लिख लो 9 तक, नीचे लाइन से सीरीज लिखो, ए से लेके जैसे ही 9 का आई आ गया, खत्म हो गया, स्टार्ट यहाँ से कर लो 1 से, और यहाँ से फिर J से लेके R, S से लेके Z, दिस इज पाइथागोरन चार्ट। ठीक है ना, लेकिन कैल्डियन मेथड में वो लोग इसको 9 नंबर को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं देते हैं नंबर में, क्योंकि उनका कहना है कि 9 नंबर जो है वो बहुत सेक्रेट नंबर है, और वो इतना मतलब इन्फ्लुएंशियल नंबर है कि उसको हम किसी एक अल्फाबेट या दो अल्फाबेट के साथ सीमित नहीं रख सकते हैं। इसके लिए हम उसको किसी भी एक नंबर के साथ अलाइन नहीं करते हैं, यूनिवर्सल नंबर है। इसके लिए उसको वो लोग बिल्कुल अलाइनमेंट में विश्वास नहीं रखते हैं। वो लोग 8 तक ही करते हैं, 9 नंबर अल्फाबेट्स में काम नहीं आता हूँ। ओके, तो ये है न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी समझने का तरीका, ये था उसका चार्ट। अब नेम न्यूमरोलॉजी अगर हम करते हैं तो कैसे प्रैक्टिस करते हैं उसको, अगर कोई नाम हमारे पास आ जाएगा तो कैसे करेंगे। अभी मैं फिलहाल के लिए एक बहुत ही सिंपल नाम लूंगा, बहुत छोटा नाम लूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम कोई भी एक छोटा सा नाम ले लेते हैं, एक
सिंपल नाम। जय, जय शाह। बहुत सिंपल नाम हो गया, छोटा भी हो गया है, कैलकुलेशन इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास कोई नाम आता है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उसका डेट ऑफ बर्थ लेना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जय शाह जो है, इनका डेट ऑफ बर्थ है 01/10/2012। मान लीजिए कि ये इसका डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, और ये इनका नाम है जय शाह। तो अब क्या करना पड़ेगा, ये दो डेटा हमारे लिए बहुत जरूरी है नेम न्यूमरोलॉजी के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा ये दो चीजें। तो नाम आने के बाद अपने को क्या करना है, आगे लिख के लेना है। यहाँ पर जैसे एग्जांपल एक तरह से साइड में लिख लीजिए कि इसका जो मूलांक है वो है 1, और भाग्यांक जो है इसका, या लाइफ पाथ नंबर या डेस्टिनी नंबर क्या है, 1, 2, 4, 5 और 2, 7। ये इसका मूलांक और भाग्यांक है, बराबर है। अब हमको क्या करना है, अल्फाबेट्स की वैल्यू निकालनी है। तो जो कल मैंने पीडीएफ शेयर किया था, उसमें अल्फाबेट्स की वैल्यू लिखी हुई है, जब नेम न्यूमरोलॉजी का टॉपिक पे आप जाएंगे। और आपको चाहिए तो अभी के लिए मैं एक बार दिखा देता हूँ शेयर करके। आई होप कि ये क्लियर दिख रहा होगा चार्ट। ये पूरा अल्फाबेटिक चार्ट है, ए से लेके 1 से लेके 8 नंबर है, और नीचे उसका चार्ट दिया हुआ है। ठीक है ना। तो अभी के लिए मैं आपको शेयरिंग के लिए मैंने दिखा दिया है। अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे तो भी चलेगा, ये जो पीडीएफ दी है उस पीडीएफ के अंदर ही नेम न्यूमरोलॉजी टॉपिक के नीचे ये दिया हुआ है। ठीक है ना, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग चलेंगे इसके ऊपर, इस नाम के ऊपर। ये नाम के अंदर हमको क्या करना है, जय शाह जो हमने लिया था, इनका हमको वैल्यू निकालनी है। तो जे की वैल्यू क्या आएगी, जे की वैल्यू अगर आप चार्ट में देखते जाइए, मैं भी डायरेक्ट लिखता हूँ लेकिन आप चार्ट में देखते जाइए, आपको इजीली समझ में आएगा। जे की वैल्यू है 1। ठीक है, ए की वैल्यू है 1, वाई की वैल्यू है 1। क्योंकि 1 नंबर में क्या आता है, ए, आई, जे, क्यू, वाई, तीनों अल्फाबेट जो है 1 नंबर आते हैं। शाह में अगर देखेंगे तो SHAH, एस की वैल्यू क्या है 3, एच की वैल्यू क्या है 5, A1H अगेन 5। इस तरह से आपको पेपर पे लिख लेना है कि ये नाम है, और नाम के कौन कौन से अल्फाबेट के कौन कौन सी वैल्यू है, मतलब अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो कन्वर्शन आपको करना होता है। तो ये इस तरह से ये आ गया। अब हमको जय शाह देखने की जरूरत नहीं है, अब हमारे लिए ये नाम काम करेंगे। अगेन 111, ये है हमारा पहला नाम, जय जो है ये पहला नाम है। ठीक है ना। तो जो पहला नाम है हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को अलग लिख लेंगे। 1+1+1 कितना हो गया आपका 3। ये आ गया नेम नंबर फर्स्ट नेम के लिए। लास्ट नेम के लिए क्या है, 3+5 8, 8 × 1 9, 9 and 5 14। तो इसकी टोटल आएगी 14। 14 अगेन क्या हो जाएगा, 1+4 = 5। तो ये जो 5 है, ये हो गया आपका सेकेंड, जो लास्ट नेम है उसकी टोटल, है ना। अगेन 3 और 5 ये दोनों नेम नंबर नहीं है, ये तो फर्स्ट एंड लास्ट नेम के नंबर है। तो नेम नंबर क्या होगा, आपको ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 3+5 = 8। तो ये जो 8 आया है, दिस इज नेम नंबर। ठीक है, जो व्यक्ति जय शाह है उसका डेट ऑफ बर्थ 1/10/2012 है। 1/10/2012 उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसका मूलांक 1 नंबर है, भाग्यांक 7 नंबर है। ठीक है ना। अब ये जो नंबर्स हैं जिसका मूलांक भाग्यांक 1 और 7 है, इनका नेम नंबर 8 है। अब ये कॉम्पिटेबल है या नहीं है, ये हम बाद में देखेंगे, अभी का टॉपिक नहीं है। अभी का टॉपिक है कि नेम नंबर कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग और एक दो तीन एग्जांपल लेंगे,
अभी ये हमने छोटे नाम लिए थे, थोड़ा सा बड़ा लेंगे, थोड़ा सा बड़ा। एंड सेकेंडली ये दो लिए थे, हम तीन के साथ लेंगे, बराबर। तो इस तरह से भी हम लोग उसको देख सकते हैं। और हो सके तो आप लिखते भी जाएंगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज ये हमको देखना पड़ेगा एक एक एग्जाम्पल्स को। एक ये ले सकते हैं हम लोग कि समझिए कोई एक महिला है जिसका नाम है, ये भी हम छोटा ही नाम लेंगे, बोर्ड पे बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे, छोटा नाम लेंगे। एकदम छोटा ही नाम लेते हैं, लेकिन तीन नाम का लेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। माया अमित राय, बहुत सिंपल नाम लिया है, कैलकुलेशंस भी इजी हो जाएगा। अब इनका डेट ऑफ बर्थ हम मान के चलते हैं कि XYZ कुछ भी हो सकता है, 10, 12, 1974, मान लीजिए ये डेट ऑफ बर्थ है। तो सबसे पहले क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ में आपको क्या निकालना है, मूलांक। मूलांक कितना है इसका, 1। और इसका जो भाग्यांक है वो कितना है, 1, 2, 2 and 2 4, 4, 5, 5 and 9 14, 14 and 7 21, 21 and 4 25, 25 आ गया। तो 25 को आपको वापिस से 2 + 5 करना पड़ेगा, दैट इज 7। तो इनका भाग्यांक है वो 7 है। मूलांक 1 है, भाग्यांक 7 है। ठीक है। अब ये मूलांक 1 और भाग्यांक 7 होने से क्या होगा, हमको ये दो नंबर को ध्यान रखना है। अब हम जो भी कॉम्पेटिबिलिटी देखेंगे वो इनके इस नाम की देखेंगे, है ना। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे नाम के कैरेक्टर्स को, तो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू कैसे निकालेंगे, एम की वैल्यू क्या है, 4, राइट। ए की वैल्यू क्या है, 1, वाई की 1, ए की 1। अमित में ए की 1, एम की 4, आई की 1 और टी की 4। राय जो लास्ट इसका नाम है, सरनेम में वैल्यूज कैसे आएगी, आर की आएगी 2, ये 1, और आई की आएगी 1। इस तरह से वैल्यूज आएगी। आप इसको रेफर करने के लिए अपने चार्ट को भी रेफर कर सकते हैं। मैं थोड़ा बोर्ड इधर कर लेता हूँ, तो हो सकता है कि लाइट का इफेक्ट कम आए और ज्यादा से ज्यादा इस कॉर्नर तक आपको देखने को मिलेगा, उधर लाइट कॉर्नर पे चली जाएगी। तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं, नाम वगैरह सब अलग ले सकते हैं। अब क्या करना है, ये तीन नाम के अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज आ गए, अब इनकी टोटल करनी है ताकि हमें ये पता पड़ेगा फर्स्ट नाम क्या है, सेकंड क्या है और थर्ड क्या है। फर्स्ट जो है 4, 5, 6, 7, इसकी टोटल आती है 7। सो दिस इज फर्स्ट नेम नंबर, मतलब जो पहला नाम है उसका नंबर है ये 7। सेकंड क्या है अमित का, 1 + 4 5, 5, 6, 6 and 4 10। तो अगेन 10 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 + 0, ये हो जाएगा 1। ये है इसका मिडिल नेम का नंबर। थर्ड अगर देखेंगे राय 2 1 1, तो ये क्या है 2 3 4, ये हो गया 4, ये हो गया थर्ड नंबर। अब इस केस में तीन आ गए नंबर हमारे पास, तो ये तीनों को ऐड करना पड़ेगा। 7, 8 और 4 12 होता है, ये 12 आएगा, 12 मीन्स 1 + 2, ये आएगा 3। सो इन दैट केस इस महिला का जो नेम नंबर है वो 3 है। अब 3 नंबर 1 and 7 दोनों के साथ कॉम्पेटिबल है या नहीं है, ये अगला टॉपिक है अपना। ठीक है, तो इस तरह से नंबर निकाले जाते हैं। अब अगर आपको किसी कारण से कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। अगर कुछ भी डाउट है तो आप आराम से पूछ सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। एंड चैट बॉक्स में डालेंगे तो भी चलेगा, मैं यहाँ से रिप्लाई कर देता हूँ। और अगर आप चाहें तो आपका अपना नाम है, किसी और का नाम है, वो भी आप डालेंगे, तो मैं यहाँ पर उस नाम को लिख के उसकी जो वैल्यूज आती है वो आपको बता दूंगा। ऐसा कुछ है तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, और एक एग्जांपल लेंगे और उसके बाद फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है ना। करेक्शंस कैसे करना है, नेम नंबर में क्या करना है, वो हम आगे देखेंगे जब रेमेडियल सेक्शन आएगा।
तो हम नेम नंबर करेक्शन कैसे करते हैं वो आगे देखेंगे, क्योंकि उसके लिए हमको बाकी की जो वैल्यूज है, कॉम्पेटिबिलिटी है, वो सब स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है। तो आपको कोई एग्जांपल अगर देना है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो फिर मैं एक आध एग्जांपल लेके फिर आगे बढ़ता हूँ उसके अंदर। या तो आप एसएमएस कर दीजिए या फिर चैट बॉक्स में, चैट में डाल दीजिए। चलिए हम लोग लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। लास्ट एग्जांपल लेते हैं, एक थोड़ा सा बड़ा नाम डाल देते हैं इसके अंदर। ठीक है। अभिषेक बच्चन कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। तो ये अगर नाम डाल देते हैं हम लोग, अभिषेक बच्चन की स्पेलिंग में कुछ कंफ्यूजन हो रहा है लगता है मेरे को। दोनों ही नाम बड़े हैं, नाम भी बड़ा है, सरनेम भी बड़ा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकी जो वैल्यूज निकालेंगे वो कैसे निकलेगी। ए की वैल्यू आएगी 1, बी की आएगी 2, एच की आएगी 5, आई की आएगी 1, एस की आएगी 3, एच की आएगी 5, ई की आएगी 5, के की आएगी 2। यहाँ पर ये कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है। इसी तरह से सरनेम की बात करेंगे, सरनेम भी अगेन उतना ही बड़ा होने वाला है। बी की वैल्यू आएगी 2, ए की आएगी 1, सी की आएगी 3, एच 5, अगेन सी 3, अगेन एच 5, ए 1 एंड एन 5। ठीक है। अब क्या करना है, पहला नाम जो है उसकी टोटल करनी है। तो उसकी टोटल कितनी आ गई, 1 + 2 3, 3 + 5 8, 9, 9 and 3 12, 12 and 5 17, 17 and 5 22, +2 24। इसकी टोटल आएगी 24। ये इसका मतलब कितना हो गया, 2 + 4 6। ये हो गया पहला नाम। राइट। सेकेंड क्या आएगा, बच्चन, जो इनका सरनेम है, सरनेम का नंबर क्या आएगा, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 5 11, 11 and 3 14, 14 and 5 19, 20 25। ये आएंगे 25। ये हो गया 7। अब यहाँ पर टोटल हम करेंगे 6 + 7, ये हो जाएगा 13। 13 अगेन कंपाउंड नंबर है, तो इसका होगा 1 + 3, ये आएगा 4। ये जो 4 है ये इनका नेम नंबर है। मैंने जान करके बड़ा इसलिए लिया था कि इस तरह से कैलकुलेशन बढ़ते जाते हैं इसके अंदर। और ये हो गया आपका 4 नंबर। अब अभिषेक बच्चन जो है उनका जो डेट ऑफ बर्थ होगा, उनके गुणांक भाग्यांक के साथ में इनकी कॉम्पेटिबिलिटी निकाली जाती है। तो ये कॉम्पेटिबल है या नहीं है, ये बाद में देखा जाता है। ठीक है। आप बुक में अगर देखेंगे तो आपको कैलकुलेशंस भी किए हुए हैं, वहां पर आपको क्लियर दिख जाएगा। बराबर है। अभी नेम नंबर जो है 1 to 8 आते हैं,
तो 1 to 8 के बारे में हम लोग इतना कह सकते हैं कि बहुत शॉर्ट में एक चीज समझ सकते हैं कि 1 से लेके 8 तक उनको अगर हम एक की वर्ड देना चाहें तो क्या रहेगा, एक वर्ड में अगर समझाना चाहें। नंबर 1 क्या होगा? बॉर्न लीडर। ठीक है, ये पैदाइशी लीडर ही होते हैं। नंबर 2 होते हैं रोमांटिक पार्टनर। नंबर 3 कम्युनिकेटर। नंबर 4 बॉन्ड टीचर। नंबर 5 फ्रीडम सीकर। नंबर 6 नर्चरर। नंबर 7 थिंकर। और नंबर 8 होता है अचीवर। ठीक है, अब यहां पर हम लोग जो आपके नंबर्स होते हैं, नंबर्स मीन्स कौन से नंबर? नेम नंबर। नेम नंबर के बारे में बहुत छोटा छोटा समझ सकते हैं। शॉर्ट में थोड़ा सा थियरी में ले लूंगा, तो जिससे क्या है कि ये आपको समझना आसान हो जाएगा। नंबर 1 को हम बोलते हैं बॉर्न लीडर। ठीक है, ये उसका एक कीवर्ड हो गया, एक टैग लाइन हो गई। नंबर 1 की अगर हम पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी देखेंगे, सॉरी, तो पॉजिटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स उनके क्या रहेंगे? वो एक ट्रू लीडर होते हैं, इंडिपेंडेंट टाइप होते हैं, वो अपने मतलब खुले दिमाग वाले होते हैं, और प्लस उनको किसी का इंटरफेरेंस पसंद नहीं होता है। ये सबसे बड़ी खासियत है एक नंबर वालों की। उनको खुद अपने आप में मस्त रहने वाले होते हैं, वो जो कर रहे हैं वही सही। वो उनको समझ में आता है कि मैं जो कर रहा हूँ बस वही सही है। कोई भी फील्ड में वो सक्सेस हो सकते हैं, उनको सक्सेस मिल सकती है अगर वो फील्ड उनकी चॉइस की हुई, और खुद अगर कॉन्फिडेंटली उस तरफ से आकर्षित होकर आगे बढ़ रहे हैं, अपनी एबिलिटीज का, अपना पोटेंशियल का ख्याल रखते हुए पूरी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, तो 110% उस फील्ड में उनको बहुत ही जबरदस्त सक्सेस मिलती है। आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी भी हो सकती है, लेकिन चांस की बात है कि हमेशा एक नंबर वाले को आप आर्टिस्टिक नहीं देखोगे। ठीक है, हाँ, इनोवेशन बहुत बढ़िया रहते हैं, इनोवेटिव आइडियाज ये हमेशा लेके आते हैं। इनोवेशन इनका बहुत अच्छा रहता है, कुछ नया सोचने की क्षमता इनमें होती है। अच्छा, कुछ नया भी ऐसा जो लोग नहीं सोचते हैं वैसा ये सोचते हैं, और हो सकता है कि उसके अंदर वो आगे भी बढ़ जाते हैं, कुछ अपनी तरीके से मेथड से काम करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन साथ में इनका अगर नेगेटिव साइड देखेंगे, तो नेगेटिव साइड ऐसी है कि नेगेटिव मतलब ये गुस्से वाले बहुत हो जाते हैं, बहुत गुस्से वाले रहते हैं, सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच रहती है इनकी लाइफ की तरफ, और एग्रेशन बहुत रहता है, हद से ज्यादा एग्रेशन करता है। अब एग्रेशन दो तरीके होते हैं, एक प्यार से बात करके काम करवाना, वो एग्रेशन एक अलग होता है जो दिखता नहीं है लेकिन समझ में आता है। और एक एग्रेशन होता है कि बहुत चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया को बता देना कि मेरे को गुस्सा आ रहा है और मैं जोश में आके काम कर। तो वैसे दो टाइप के एग्रेशन होते हैं, इनको ये समझना पड़ता है कि एग्रेशन हमें किस लेवल तक, किस व्यक्ति से किस लेवल तक ही निभाना है, उससे ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है। बट ये नहीं समझ पाते हैं, और उस चक्कर में हो सकता है कि इनके साथ झगड़े हो जाए, हो सकता है कि सामने वाला इनसे रिलेशन कट कर दे, ये भी हो सकता है। तो हमेशा ये ध्यान रखना इन लोगों को कि इनको एक लीडर बने रहना है, किसी और के बोलने में नहीं आना है। या ये अग्रेसिव होकर कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं कि इनको ये समझ में नहीं आता है कि सामने वाला हमारे को मतलब हमें यूज कर रहा है, या वाकई वो हमारे लिए कुछ थोड़ा सा अपने मन में वो रखता है, इसलिए वो हमसे ऐसा काम करवा रहा है। तो इनको ये समझ में आना चाहिए, इसके लिए इनको अपना अग्रेशन पार्ट जो है ना वो थोड़ा सा डाइल्यूट करना पड़ेगा, थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो ये चीजें होती है एक नंबर की, पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसे तो बहुत सी चीजें होती है, बट ये बहुत शॉर्ट में हम बात करेंगे इसकी। ठीक है ना? अब यहाँ पर अगर देखेंगे 2 नंबर, तो 2 नंबर के लिए हमने क्या कहा था? रोमांटिक पार्टनर। बट जरूरी नहीं कि ये सिर्फ रोमांटिक पार्टनर ही होंगे, एक बताया है इनको कि ये थोड़े स्वभाव से सॉफ्ट होते हैं। रोमांटिक पार्टनर क्यों नाम दिया गया, थोड़ा समझे कि ये सॉफ्ट होते हैं थोड़े से। अब इनका पॉजिटिविटी अगर देखेंगे तो क्या होता है कि ये इनको एक तो इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है इनकी, और इंट्यूशन पावर अच्छी होने से क्या होता है कि इनको व्यक्तियों से किसी से मिलते हैं, सबसे बड़ी चीज तो जब किसी से मिलते हैं
तो इनको समझ में आता है कि उसकी फ्रिक्वेंसीज मैच करती है कि नहीं हमारे से। उनकी मैच करेगी तो ये बहुत अच्छे से उनके साथ फ्रेंडशिप निभाते हैं। अदरवाइज ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि इनको करना क्या है, फ्रेंडशिप इनके साथ करें या नहीं करें, बात करें या नहीं करें। ये उसी गड़बड़ में लगे रहते हैं। दोस्ती बहुत जल्दी कर लेते हैं ये लोग। और इनका एक हार्ड वर्किंग नेचर भी होता है। ये हार्ड वर्किंग नेचर से क्या मतलब, बेसिकली अपना करियर जो है उसको बनाने में लगे रहते हैं, और उस हार्ड वर्किंग नेचर के कारण ये थोड़ा सा अपना गोल सेट इजीली कर पाते हैं। हालांकि 2 नंबर में कंफ्यूजिंग नेचर के कारण गोल सेट करने में भी तकलीफ आ जाती है। बट अगर एक बार कर लिया, फोकस आ गया इनका, तो फिर ये अपना करियर को बहुत अच्छे से बना लेते हैं, क्योंकि ये मेहनती स्वभाव के होते हैं। पार्टनरशिप में अगर ये काम करते हैं तो पार्टनरशिप में भी अच्छा कर सकते हैं। बट जरूरी नहीं कि हर 2 नंबर वाला पार्टनरशिप ही अच्छी कर सकता है। 2 नंबर उसका अगर नेम नंबर है तो उसके साथ में बाकी जो नंबर्स हैं उनके ग्रेड के अंदर वो भी फेवरेबल होने चाहिए पार्टनरशिप्स के लिए। अच्छे होंगे तो जरूर पार्टनरशिप्स इनकी फलेगी। नेगेटिविटी की बात करते हैं तो इनमें सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये दूसरों को खुश करने के लिए, मतलब अपने जो रूटीन के काम है ना उसको भी ये डाइवर्ट कर देते हैं, उसके वहां से अलग, उस दायरे से अलग निकल जाते हैं और दूसरों को खुश करने में लग जाते हैं। और दूसरों को खुश करने के चक्कर में ना तो सामने वाला खुश हो पाता है और ना ही खुद के काम बन पाते हैं। और हो सकता है कि जो दूसरे लोग हैं वो हो सकता है कि इस चीज का गलत फायदा भी उठाएं और कुछ मतलब एक एडवांटेज उठा लें इस व्यक्ति का। तो ये हो सकता है। सेंसिटिव बहुत होते हैं ऐसे लोग, तो सेंसिटिव होने से क्या होता है कि शायद रिलेशनशिप इनकी बिगड़ सकती है या तकलीफें आ सकती है रिलेशनशिप में। कि कई बार बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना किसी के प्रति वो भी तकलीफ दे जाता है। 3 नंबर कम्युनिकेटर कहा था हमने, 3 नंबर कम्युनिकेटर कहा है मतलब क्या हो गया, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होगी। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहती है, आध्यात्म में अच्छे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नेगेटिविटी इनकी कम रहती है, मतलब इनका लाइफ में पॉजिटिव अप्रोच रहता है। तो इस तरह से कम्युनिकेशन स्किल्स के कारण ये कई बार कई ऐसे सिचुएशंस भी आ जाते हैं लाइफ के अंदर कि जहां पर इनको एक बहुत ही ज्यादा पोलाइट स्वभाव से या बहुत ही ज्यादा कूटनीति से काम लेना पड़ता है। डिप्लोमेटिक रहना पड़ता है, बेसिकली डिप्लोमेटिक रहना पड़ता है। और कई सॉल्यूशंस इनको निकालने पड़ते हैं। अपना मतलब एक काबिलियत दिखा के वो अच्छे से सॉल्यूशंस निकालते हैं, बहुत इजी से वो जो प्रॉब्लम्स आती है उसके अंदर से बाहर निकल जाते हैं। इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, जिनका 3 नंबर होगा नेम नंबर, उनकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है। पर्सनैलिटी का मतलब सुंदरता नहीं है कि वो सुंदर होंगे, बट उनकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होती है। ये कहीं भी जाएंगे, अगर 4 लोगों में जाते हैं ये, तो ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकते हैं। ठीक है। इनका जो एक पॉजिटिव नेचर है, एक हंसमुख स्वभाव है, इसके कारण ये बहुत अच्छे दोस्त बनाते हैं और बहुत ज्यादा दोस्त बनाते हैं। दोस्तों में भी इनको एक भरोसेमंद दोस्त की तरफ से देखा जाता है। एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर होते हैं। ये कभी भी किसी को धोखा जानबूझकर नहीं देते। अगर गलती से कुछ हुआ है तो अलग बात है, अदरवाइज जानबूझ के किसी को धोखा देने में विश्वास नहीं रखते हैं। नेगेटिविटी की बात करेंगे तो इनकी जो नेगेटिव पर्सनैलिटी होती है, ये खुद का एक सेल्फ डाउट क्रिएट करते हैं हर चीज में। मैं ये काम करूंगा तो अच्छा होगा नहीं होगा उसी में लगे रहते हैं, मैं इससे बात करूंगा तो ये ठीक रहेगा नहीं रहेगा। उनको सेल्फ डाउट बहुत होता है। तो अपना खुद का ही जो एक लाइफ पाथ होता है, खुद एक कोई काम करने निकलते हैं, वो काम अपने हाथों से ही बिगाड़ लेते हैं ये, किसी भी तरीके से बिगाड़ लेते हैं काम। 4 नंबर की बात करेंगे तो 4 नंबर क्या कहता है, 4 नंबर होता है आपका बॉर्न टीचर। ठीक है, मतलब भरपूर प्रतिभावान, भरपूर ज्ञानी, हर जगह अपना ज्ञान लगाने वाले। तो ये भी लीडरशिप स्किल्स इनकी भी अच्छी होती है 4 नंबर की। ये मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। एक्चुअली 4 नंबर को देखा जाए तो 4 नंबर एक्टिविटी का भी नंबर कहा जाता है, फिजिकल एक्टिविटी का खास करके। ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो इनकी
मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति, फिजिकल, ये बहुत मजबूत होते हैं, ईमानदार होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच होती है इनकी लाइफ की तरफ। और ये समझिए कि जो भी ऐसी एडवर्स सिचुएशन आती है कभी कभार, या किसी जगह पर ऐसा कुछ मसला आ जाता है कि उसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, बहुत से लोग दिमाग लगा चुके होते हैं, सॉल्यूशन नहीं निकलता है, अगर कोई 4 नंबर वाला व्यक्ति है तो वो वहां पर बराबर उसका सॉल्यूशन निकाल देगा अपने दिमाग से। अच्छा, कई बार वो सॉल्यूशन कैसे निकालेगा? सॉल्यूशन निकालने के लिए वो सिर्फ अपना दिमाग लगाएगा नहीं, वो क्या करेगा, कोई तिकड़म लगाएगा बेसिकली। और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए 4 नंबर वाले बहुत फेमस है। ये हमेशा कुछ ऐसा सुझाव दे देते हैं जो किसी बुक्स में नहीं होता है, कोई सोच भी नहीं सकता है, और वो तरीके से ये वो काम निकलवा लेते हैं, भले टेम्पररी बेस पे, लेकिन वो एक बार काम निकलवा लेते हैं। ये लोग सक्सेसफुल भी अच्छे होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके कारण, इनके सपोर्ट के कारण और भी लोग अपने लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। नेगेटिविटी की बात करेंगे तो नेगेटिविटी ऐसा है कि इनका अ, बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। अब मेहनती मतलब कैसा है ये, हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करते हैं। मैंने बताया था एक्टिविटी का नंबर है, तो एक्टिविटी का नंबर होने से क्या होता है, फिजिकल मेहनत करने में इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। वहां ना तो ये अपनी थकान देखते हैं, ना मानसिक थकान देखते हैं, ना शारीरिक थकान देखते हैं। और उसके कारण क्या होता है कि बहुत ज्यादा मेहनत या ये सब करने से स्ट्रेस आ जाता है लाइफ में। और स्ट्रेस उनको जितनी जरूरत है, जितना हैंडल कर सकते हैं, उससे कई गुना ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। फिर उसके बाद टेंशन क्रिएट होते हैं, एंजाइटी होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है, ये सब चीजें होते हैं। और उनके जो बनते हुए काम है वो बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीजें होती है इनके लाइफ में। और ये इनको खास ध्यान रखना होता है कि बहुत शांत रह के काम करना है। हालांकि 4 नंबर के व्यक्ति शांत रह के काम कभी लाइफ में नहीं कर सकते, वो हमेशा इसी में लगे रहते हैं कि बस मेरे को काम करना है, काम करना है, काम करना है, और बस करते रहते हैं। बॉर्न लीडर्स भी इनके लिए कहा जाता है। ये 4 नंबर के लिए एक चीज और बोलूंगा, 4 नंबर जिनका है उनमें ना एक कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है कि वो भीड़ में भी बहुत अच्छी तरह से रेगुलेट कर सकते हैं। अगर अचानक उनको 100-200 लोगों के बीच में खड़ा कर दिया जाए तो वो उनको भी अपने वश में कर सकते हैं, चाहे बोल के किसी टॉपिक के ऊपर, चाहे कमांड करके, चाहे एक उनको सबको एक सूत्र में कैसे बांधना है वो भी ये कर सकते हैं। ये इनकी खासियत रहती है। एंड 5 नंबर पे चलेंगे तो 5 नंबर क्या होता है, फ्रीडम सीकर। फ्रीडम सीकर क्यों बोलते हैं कि 5 नंबर है राजकुमार ग्रह, हमने जो कल बात करी थी, मर्क्यूरी ग्रह है, राजकुमार ग्रह है। उसको आराम पसंद है, ऐश करना पसंद है, कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी है, और उनमें टैलेंट्स बहुत होते हैं 5 नंबर के लोगों में। एनर्जेटिक होते हैं, हाइपर एनर्जी होती है इनके अंदर 5 नंबर के लोग। तो ये कभी भी, अच्छा एक चीज और है, ये स्किल्स इनमें टैलेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ना देखा जाए तो इनमें इनबिल्ट एक घमंड भी होता है। इनके अपने टैलेंट्स और स्किल्स को लेके इनमें घमंड होता है। ये कहीं भी किसी भी एक नौकरी में ना ज्यादा समय तक रुकते नहीं है। हो सकता है कि किसी नौकरी में 4-5 साल रुक जाए, किसी में 5-6 साल रुक जाए, बट ये जब भी अपना करियर खत्म करते हैं, एंड करते हैं, तब तक आप मान के चलिए कि 3-4 जगह तो ये आराम से नौकरी कर लेते हैं, बड़े आराम से। ये कभी भी एक जगह सेटिस्फाइड नहीं होते। 2-4-5 साल हो जाएगा तो उनको समझ में आता है कि नहीं, अब मेरा सेचुरेशन हो चुका है, अब मुझे अगली जगह जाना है कहीं और, क्योंकि इनमें एनर्जी, इनको कुछ नया करने की इच्छा है। तो वो उस तरह से काम करते हैं। अब अगर नेगेटिव ट्रेड्स की बात करेंगे तो नेगेटिव ट्रेड्स इनके क्या होते हैं, इनको हमेशा ना एक डर लगा रहता है कि इनकी जो फ्रीडम है कहीं वो खो ना जाए। इनको जो एक अकेले रहने का जो मजा है, कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए लाइफ में, वो इनको डर लगा रहता है कि अगर हम कुछ लोगों के बीच में रहेंगे तो शायद हमारी जो फ्रीडम है और जो इंडिपेंडेंट नेचर है उसमें कुछ कमी आ सकती है।
हाँ इतना है कि ऐसे लोग, कई बार ऐसा भी देखा गया 5 नंबर के लोग जो शायद कुछ नेगेटिव नंबर से अगर सराउंडेड हैं, तो ड्रग्स है, अल्कोहल है, या इस टाइप की चीजें हैं, इनकी तरफ उनको आकर्षण देखा गया है। ऐसा नहीं है कि हर 5 नंबर वाला व्यक्ति ऐसा होता है, बट कुछ केसेस में ये भी देखा गया है, उनका रुझान, थोड़ा झुकाव जो है उनका, वो अल्कोहल है, ड्रग्स है, या सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज है, उसमें देखा गया है। सबसे बड़ी बात 5 नंबर वालों के लिए मैं कहूंगा कि 5 नंबर के लोगों को एडजस्ट करना आना चाहिए, लाइफ में एडेप्टेबल बनना पड़ता है। ये लोग कहते हैं कि भाई एडेप्टल एडेप्टेबल है, बट बहुत मुश्किल हो जाता है इनके लिए एडेप्ट करना अपने आप को किसी भी सिचुएशन में। और इनमें ये काबिलियत होती है करने की, लेकिन इच्छा नहीं होती है। 6 नंबर की बात करेंगे, शुक्र का नंबर है, विनस का। उनको नर्चरर कहा गया है। नर्चरर क्यों कहा गया है? किसी भी चीज को नर्चर करना, उसको प्रेम की भावना के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ उसको आगे बढ़ाना, बड़ा करना, दैट इज नर्चरिंग। और इनका प्रॉब्लम क्या है 6 नंबर वालों का, कि ये अपने परिवार का बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। सबसे पहले परिवार बोलूंगा, सॉरी, सबसे पहले परिवार बोलूंगा। मैं परिवार इसलिए बोलूंगा कि इमीडिएटली अगर देखा जाए तो ये परिवार की तरफ बहुत ज्यादा से होते हैं। और परिवार में भी अगर ये शादीशुदा है तो अपने बच्चों की तरफ, अपने बच्चों के प्रति इनका बहुत ज्यादा आकर्षण रहता है, बहुत ज्यादा प्रेम रहता है। अब 6 नंबर नेगेटिव हो जाएगा तो यही प्रेम भावना जो है, यही नर्चरिंग स्वभाव कैसे नेगेटिव हो जाता है, ये जब हम इसके बारे में समझेंगे, 6 नंबर नेगेटिव के बारे में, तब मैं बताऊंगा उसको कि किस तरह से 6 नंबर नेगेटिव होता है यही केस में। ठीक है। इनके अंदर एक बहुत ही अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना होती है, परफेक्शनिस्ट होते हैं ये लोग, और हमेशा लाइफ में कुछ भी अच्छा करने की इच्छा रहती है इनको। हमेशा कुछ बेस्ट करना है, बस जो करना है बेस्ट करना है। नेगेटिविटी की बात करेंगे तो दूसरों की सेवा करते करते, सेवा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन दूसरों की वेलफेयर में ही लगे रहते हैं। किसी को कोई तकलीफ है तो उसके वेलफेयर में लगे रहेंगे। एक मिनट, मैं जरा बैटरी इसकी ऑन कर लूँ, ये बैटरी थोड़ा सा इसका चार्जिंग डाउन हो गई थी। दूसरों के वेलफेयर में लगे रहते हैं ये लोग, और वो भी कैसे? दूसरों की वेलफेयर में लगे रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ फिजिकली उसकी हेल्प नहीं करेंगे, ये फाइनेंशियली भी उसकी हेल्प करेंगे। और फाइनेंशियली हेल्प करने में ये बिल्कुल ये भूल जाते हैं कि भाई हमारा क्या है। ठीक है। और किस तरह से हमें ये करना होता है कि हमारा खुद का भी देखना है। हमेशा ऐसा नहीं कि जेब में 100 रुपया है तो 100 रुपया सामने वाले की मदद ही कर दो, अपना भी देखना होता है, ये चीजें भूल जाते हैं। अच्छा, कई बार तो ऐसा होता है कि बिना मांगे मदद देने भी दौड़ पड़ते हैं। अब 9 नंबर वाले होते हैं जो बिना मांगे मदद दे दें, वो अच्छा भी लगता है और वो लोगों को सूट करता है। 6 नंबर वाले जब बिना मांगे मदद करने जाते हैं तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि ये हमारे कोई भी काम के अंदर ये इंटरफेयर कर रहा है। इंटरफेरेंस किसी को पसंद नहीं है। तो इनको समझना चाहिए कि हेल्प करना किसी का और इंटरफेयर करना किसी को, इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है ना? तो ये इस तरह से हम देखेंगे तो 6 नंबर के नेगेटिव एंड पॉजिटिव ट्रेड्स। इसके बाद चलेंगे 7 नंबर पे। 7 नंबर क्या होता है, उसको क्या कहते हैं? थिंकर। थिंकर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सोचता ही सोचता रहता है, बट विचार करता है हर चीज के ऊपर। विचार क्यों करता है? क्योंकि मैंने कहा था कि ये एनालिसिस का नंबर है, ये एक एनालिटिकल नंबर है। तो जो नंबर एनालिसिस का होता है, कोई भी नंबर अगर एनालिसिस से संबंधित है तो वो क्या करता है? उसको हर चीज के बारे में सिर्फ सोचना पड़ता है। सोचते रहेगा, सोचते रहेगा, पूरी बाल की खाल निकालता है उसके। तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसे नंबर्स जो होते हैं 7 नंबर के लोग, ये लोग बहुत सोचते हैं, बाल की खाल निकालते हैं। और इनका एक पॉजिटिव, एक अच्छी चीज बोलूंगा कि ये बहुत इंटेलेक्चुअल दिमाग के होते हैं, इनका दिमाग बहुत बढ़िया होता है। दिमाग इन द सेंस कैसा है कि ये लोग काम बहुत अच्छी तरह से करते हैं दिमाग लगा के। और जनरली 7 नंबर के लोग अगर एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छे हुए, मतलब एकेडमिक्स में बहुत अच्छे हुए, कई बार ऐसा देखा गया है कि 7 नंबर के लोग बहुत अच्छे रिसर्चर्स होते हैं, जैसे पीएचडी करने वाले लोग हो गए हैं,
या फिर आपके आप ये समझिए साइंटिस्ट हो गए हैं, इस टाइप के लोग जो होते हैं ना, उनमें 7 नंबर वाले लोग बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं। कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहां पर इनको वहां से निकलना बहुत मुश्किल है, तो जैसे 4 नंबर के लोग रहते हैं कि अपना दिमाग लगाते हैं, तिकड़म लगाते हैं, निकल जाते हैं। तो ये भी उस तरह से निकलने की पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ये गलत रास्ते पे से तिकड़म लगा के नहीं निकल सकते। ये कोशिश करते हैं कि सीधे तरीके से उससे कैसे निकला जाता है, और ये अपने दिमाग से वो सिचुएशन से बाहर भी निकल जाते हैं। इनका भी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर होता है। हमने जैसे देखा था 2 नंबर का, 2 नंबर वालों का इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है। 7 नंबर का भी उसी तरह से इंट्यूशन पावर अच्छा होता है, क्योंकि 7 नंबर के लोग भी थोड़े आध्यात्मिक होते हैं। तो जो आध्यात्मिक लोग रहते हैं, जो थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करते हैं, ऐसे लोगों का वैसे भी इंट्यूशन पावर अच्छा होता है। कभी कभार ये लोग बहुत ही, हम जैसे बोलते हैं ना, कि कोल्ड हार्टेड होते हैं। मतलब इन सेल्फिश बन जाते हैं लाइफ में कई बार। और किसी के प्रति एक जो दया भाव आनी चाहिए अंदर से, वो नहीं आती है। मतलब एकदम प्रैक्टिकल हो जाते हैं, किसी का कोई नुकसान भी हो रहा है तो इनको कुछ पड़ी नहीं है। इनके माइंड्स बहुत शार्प होते हैं। ये हमेशा मतलब कुछ ऐसा ढूंढ लेते हैं अपने शार्प माइंड से, या कोई ऐसा करियर में चले जाते हैं जिसके अंदर ये बहुत ज्यादा अच्छी लाइफ जीने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनको बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं ये लोग। ये एक इनका बेनिफिट होता है 7 नंबर का। अब नेगेटिविटी की बात करेंगे तो नेगेटिविटी ऐसी है कि सबसे बड़ी बात कि ये लोग किसी के ऊपर भी जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं। ये इतने ज्यादा नॉलेज को ढूंढने में लगे रहते हैं कि कई बार ये एंटी सोशल भी हो जाते हैं। 7 नंबर अगर नेगेटिव निकला, और अगर वो इट इज सराउंडेड बाय नेगेटिव नंबर्स इन द ग्रिड, तो आप मान के चलिए कि ये लोग कई बार, मैंने कल भी बताया था, कई बार ऐसा होता है कि ये आतंकवादी गतिविधियों में चले जाते हैं, या एंटी नेशनल बन जाते हैं। किसी भी तरह का किसी का नुकसान करने में इनको जरा भी तकलीफ नहीं होती है। तो ये चीज इनके लिए बहुत ज्यादा एक ध्यान देने वाली बात है कि हमेशा अपने दिमाग में कभी नेगेटिविटी नहीं आने दें। 7 नंबर के लोग। 8 नंबर के हम क्या कहते हैं, द अचीवर। अचीवर मतलब क्या होता है कि जिसने इजीली कोई चीज को पाना है और पाके रहता है, एक जिद होती है उसके अंदर, थोड़ा लेट ही सही लेकिन पाके रहेगा। ठीक है। अब ये 8 नंबर के लोग है ना, इनका एक रुझान जो होता है, थोड़ा सा झुकाव होता है मटेरियलिस्टिक चीजों के ऊपर। इनको सक्सेस जो है ना, वो चीजों से समझ में आती है। मतलब एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूँ कि बाय चांस मैं एक कॉलर चौल सिस्टम में रह रहा हूँ, चलो चौल में रह रहा हूँ। चौल में क्या होता है, हर किसी के दरवाजे आमने सामने होते हैं। हर किसी को एक दूसरे को देखते रहते हैं, दरवाजे जाने वगैरह खुले रहते हैं, लोग एक दूसरे के घरों में देखते रहते हैं। और बहुत ज्यादा हाई फाई लोग नहीं रहते हैं, मीडियम क्लास परिवार रहते हैं, या कभी कभार लोअर मीडियम क्लास रहते हैं। तो अगर कोई 8 नंबर वाला व्यक्ति वहां पर है, तो वो अपनी पोजीशन दिखाना चाहेगा वहां पर, वो अपनी सक्सेस दिखाना चाहेगा, अपना स्टेटस दिखाना चाहेगा मटेरियलिस्टिक साधनों से। अगर उसके घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है तो वो क्या करेगा, जाके कलर टीवी खरीद के लाएगा और उस टीवी रखेगा, भले उसको जरूरत हो या ना हो। कलर टीवी दिखाएगा अपने घर में, मतलब मैं आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन, मेरा स्टेटस बहुत अच्छा है, और आज देखो ये चौल के अंदर मेरे पास कलर टीवी है। अगर किसी और के पास कुछ और चीज होगी तो उससे बढ़िया चीज ये लेकर आएगा। तो इनको क्या फील होता है कि मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ ही हम अपनी सक्सेस को डिफाइन कर सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं ये लोग, और हमेशा कुछ बड़ा देखने के, कुछ बड़ा करने के फिराक में होते हैं। अच्छा, बिजनेस माइंडेड भी होते हैं। इनको बिजनेस में भले थोड़ी सफलता लेट मिलती है, बट स्टेबल होते हैं ये लोग। इनके लिए ये भी कहा जाता है कि कोई, अगर ये लोग बहुत अच्छे से प्लानिंग कर ले, अच्छे प्लानर्स होते हैं ये लोग, अगर अच्छे से कोई प्लानिंग कर ले, तो इनके प्लान को तोड़ पाना किसी और के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इतना इजी नहीं। नेगेटिव ट्रेड्स की बात करेंगे तो इनमें जिद्दीपना बहुत ज्यादा रहता है।
अगर एक बात पे अड़ गए तो अड़ गए, उसमें फिर ये नहीं देखेंगे कि सही है या गलत है, बट अड़ जाते हैं एकदम से। और इनकी पर्सनैलिटी बन जाती है, आदत सी बन जाती है। ओवर एम्बिशियस और एम्बिशियस ये दो शब्द होते हैं, तो एम्बिशियस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर एम्बिशियस होना एक नेगेटिविटी ट्रेट है जो किसी व्यक्ति में आ सकता है। तो इनको ये समझ में नहीं आता है कि एम्बिशन क्या होती है और ओवर एम्बिशियस होना क्या होता है। ये हमेशा एम्बिशियस की जो बॉर्डर लाइन होती है उसको क्रॉस करके आगे निकल जाते हैं, और वहां जाके इनको परेशानी क्रिएट हो जाती है। बहुत ज्यादा हेल्पलेस हो जाएंगे, रेस्टलेस हो जाएंगे, थकान भरे हो जाएंगे, इनमें पेशेंस नहीं रहता है। तो ये क्या होता है, इनकी एक आदत सी है ना, हर चीज कोई भी कुछ बोलता है ये करना है, हाँ हो जाएगा, कर लेंगे, मैं कर सकता हूँ। ये सब बोलते बोलते करते करते इतने थक चुके होते हैं कि कई बार ये चीजें इनको मतलब तकलीफ दे जाती है, और शायद उनके फिजिकल स्टेटस पे तकलीफ दे जाए, शायद मेंटल स्टेटस पे दे जाए, लेकिन तकलीफ दे जाती है ये चीजें। ये इनको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। अब हमने 1 से लेके 8 नंबर तक हम लोगों ने इस तरह से देख लिया है। अभी मैं 9 नंबर इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग नेम नंबर की बात कर रहे थे। तो 1 से 8 तक हमने देख लिया कि 8 नंबर तक अगर किसी का नेम नंबर आता है तो कैसा रहता है, उसका स्वभाव कैसा रहेगा, किस तरह से उसकी पर्सनैलिटी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव क्या चीजें होगी, ठीक है। अभी आज हम लोग नेम नंबर को छोड़ के दूसरा कोई टॉपिक नहीं लेंगे, बिकॉज अगेन वापस से ये हो जाएगा कि हमको इसके अंदर टॉपिक कंप्लीट करने का टाइम नहीं मिलेगा और आधा अधूरा छोड़ना पड़ेगा। तो अगर नेम नंबर के अंदर आप लोगों को किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप थोड़ा बता सकते हो मेरे को। एंड सुजाता जी, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है उधर वीडियो और ऑडियो में, तो आप मेरे को या तो अभी मैसेज डाल दीजिए या तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, अगर आपको कोई अड़चन है तो। अगर कुछ भी तरीके से कुछ समझना है तो, या नहीं समझ में आ रहा है तो भी डालिए, तो हम लोग उस चीज को वापस से एक बार रिपीट कर देंगे। गांधी जी बहुत लेट ज्वाइन किया आज। हाँ, घर में बहन आई हुई है। हाँ, हमारी भी वही हालत है, घर में मेहमान है, तो दोनों साइड चल रहा है। ये भी वो भी है। क्या कर सकते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या हो गई है, सुजाता जी का कैमरा जो है उसके अंदर मोबाइल में जूम के अंदर ऑडियो और वीडियो दोनों स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो उनका अगर कुछ प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम भी है ना तो वो मेरे को बता भी नहीं पाएंगे वहां से कि प्रॉब्लम क्या है, और कुछ समझ में आ हम्म। रही है कुछ बता नहीं पा रहे हैं, मतलब फिर वो क्लास खत्म होने के बाद बात करनी पड़ेगी मेरे को। बराबर है। और कोई टॉपिक रहेगा तो फिर उनको वापस से कल थोड़ा सा स्टार्ट करते समय समझाएं। हाँ, ठीक है, चलेगा। ठीक है ना। मेरे हिसाब से अभी हाँ। नेम नंबर तो क्लियर हो गया आज। और आज मैंने बस सिर्फ एक ही टॉपिक लिया, नेम नंबर। हम्म। कल इंट्रोडक्शन हो गया था न्यूमरोलॉजी का, उसके बाद में मूलांक भाग्यांक हो गया था। हम्म, जो अपने 4 नंबर्स होते हैं जो मेन कैलकुलेशन के वो हो गए थे, और उसमें मूलांक भाग्यांक को समझा दिया था। आज बराबर। मूलांक भाग्यांक को शुरुआत में थोड़ा सा बता दिया है, एंड नेम नंबर हम्म, को आज पूरा खत्म किया है। बराबर। अब नेम नंबर करेक्शंस कैसे करने हैं वो अपन बाद में देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ग्रिड भी समझ में आ जाएगी, सब समझ में आएगा तो इजीली। और कॉम्पेटिबिलिटी चार्ट भी एक बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि नंबर्स की हम्म। कॉम्पेटिबिलिटी कैसी होती है। बराबर। ठीक है ना। तो ठीक है। मेरे हिसाब से अभी अ, हम लोग अगर यही वाइंड अप करें तो अच्छा है। कल एक बार आते से ही कॉम्पेटिबिलिटी चार्ट देख लेंगे, और उसके बाद कल कॉम्पेटिबिलिटी भले ना देखें, कल मेरा विचार है कि एक बड़ा टॉपिक और कल खत्म कर लेते हैं, लोशो हम्म। ग्रिड। कैसा लोशो बनाना ग्रिड है? कुआ नंबर, ये दोनों, फिर कुआ नंबर उससे जुड़ा हुआ है तो उसके साथ ही करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में कुआ हम्म। नंबर कर लेंगे, एंड उसके बाद में लोशो ग्रिड कर लेंगे, तो ये मेन इंपॉर्टेंट जो बड़े बड़े टॉपिक से खत्म हो गए ना। इसके बाद फिर अपने हम्म। छोटे टॉपिक्स, एंड फिर इनको समराइज करना और क्लब करना एक दूसरे के साथ में, कि कैसे एक हाँ। साथ क्लब करके इनको देख सकते हैं। नेम करेक्शन बराबर। कैसे होते हैं उसके ऊपर थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। हम्म। हम्म। तो अभी कल तक ये कर लेंगे, और उसके बाद फिर बाकी छोटे छोटे कैलकुलेशंस है, अम, घर नंबर, मोबाइल नंबर, व्हीकल नंबर, ये सब बाद में कर लेंगे, एंड फिर उसके बाद
आगे प्रैक्टिस की बात आएगी कि किस तरह से करना है, किसी का एग्जांपल लेके कुछ करके प्रैक्टिस कर लेंगे। चले। चलिए, तो अभी ओ, 9:45 हो गए हैं लगभग, तो अगर कुछ डाउट्स है, मैडम के पास से डाउट्स भी समझ में नहीं आएंगे मेरे। हम्म। चलिए, कुछ रहेगा तो फिर मैडम आप मैसेज पे डाल देना, अगर मेरी आवाज आ रही है आपको तो आप मैसेज पे डाल देना अगर कुछ डाउट्स है तो। या तो हम कल के सेशन में करेंगे, या छोटे छोटे कुछ डाउट्स होंगे तो मैं आपको ऑडियो मैसेज वगैरह भेज दूंगा, आप समझ लेना। अदरवाइज कल के सेशन में आप मेरे को पहले से मैसेज डाल देना क्या क्या है, तो मैं कल वो टॉपिक आपको शुरू समझा दूंगा। एंड फिर हम आगे वाले चैप्टर की तरफ चलेंगे, हम लोशू ग्रिड और कुआ नंबर कल देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी यहीं पर वाइंड अप करते हैं क्लास को। हाँ। ठीक है। ओके।